क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं हम लोग। एक बार कमेंट करके आंसर दे दो कितने स्टूडेंट्स जाग रहे हैं। मुझे जानना है कि ये जो 11 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये 11 जाग रहे हैं या सो रहे हैं। एक बार पता लगना चाहिए, है ना। पता लगे मुझे कि भाई क्लास तो सो रही है पर मैं पढ़ा रही हूँ, फिर कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम तो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। बिल्कुल पिंकी फोगाट, मेरे को बहुत काम होता है मैम। वही तो काम में आप लोग टाइम निकाल कर एग्जाम की तैयारी करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यही मेहनत जो है आपको रिजल्ट में असर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, HMS बीगल इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद चार्ल्स डार्विन, व्हाट इज इट। HMS बीगल एक ऐसा शब्द है जो कि चार्ल्स डार्विन से जुड़ा है, लेकिन ये वर्ड क्या है बताइए, कोई किसी को पता है HMS बीगल क्या चीज है। किसी को पता है तो बताओ HMS बीगल क्या चीज है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। HMS बीगल के बारे में कोई जानता है, क्या चीज है HMS बीगल, बता दो भाई, सेशन को शेयर कर दो। अच्छा मैम की क्लास ही शेयर की थी आपने, अच्छा तो फिर डिलीट क्यों की। अच्छा HMS बीगल के बारे में कोई नहीं जानता। चलिए देखो, चार्ल्स डार्विन आप सभी जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन का नाम तो बहुत फेमस है। उद विकास के सिद्धांत के लिए फेमस है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ इवोल्यूशन है, फादर ऑफ उद विकास है चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, ये जो है एक इतने मतलब मेहनती साइंटिस्ट है, मेहनत देखो इनकी। इन्होंने एक बड़ी सारी शिप खरीदी, क्या खरीदा, एक बड़ा सारा जहाज खरीदा। उस जहाज का नाम था HMS बीगल। क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने एक जहाज खरीदा जिसका नाम था HMS बीगल, और उस जहाज पे बैठ के ये एक आइलैंड पे चले गए, अकेले आइलैंड पे चले गए, मतलब अकेले की तो मैं गारंटी नहीं लेती, इनके साथी भी गए होंगे साथ में। एक आइलैंड पे चले गए, उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। क्या नाम था, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, मतलब समुद्र के बीच में जो आइलैंड होते हैं वहां पर ये चले गए अकेले। और फिर वहां जाकर इन्होंने 14 प्रकार के पक्षी की चोंच देखी। इन्होंने 14 प्रकार की चोंच देखी पक्षियों में, ठीक है। और वहां से इन्होंने उद्विकास के बारे में बताया। तो आपको पता क्या होना चाहिए, देखो इतनी कंफ्यूजन मत रखना। HMS बीगल थी जहाज, किस आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस। क्या देखा था, 14 पक्षियों की चोंच यानी फिंचिस, ठीक है। 14 फिंचिस, फिंचिस का मतलब है चोंच, ठीक है, पक्षियों की, ये देखी इन्होंने। और यह उद विकास के जनक कहलाते हैं। बताओ क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या है बताइए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही क्या मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, करंट मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, गैल्वेनोमीटर को जी और गोले से ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। एक सर्कल के बीच में जी रख के दर्शाया जाता है। दिखाई कम दे रहा है मैम, ओके पिंकी फोगाट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। मैम रिपीट कर दो, ललिता राजपूत क्या रिपीट करना है, ये क्वेश्चन या पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या पिछला क्वेश्चन, क्या रिपीट करना है बताइए। अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है। बताइए, पिछला। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था, डार्विन। डार्विन ने एक जहाज खरीदा, उस जहाज का नाम था HMS बीगल। उस जहाज पर बैठकर वो चला गया समुद्र के बीच एक आइलैंड पे जिसका नाम था गैलापागोस।
वहां पर जाकर इसने ये देखा कि एक छोटे से आइलैंड पे अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं और हर पक्षी की चोंच अलग है। क्यों चोंच अलग है? क्योंकि देखो वहां पे खाने की तो बहुत कम वैरायटी थी, ठीक है, खाना बहुत कम था। तो हर पक्षी ने सोचा कि देखो, मान लो कि आपके पास 2 रोटी है, ठीक है, और खाने वाले 14 जने हैं, ठीक है, तो या फिर आप मानिए आपके पास 2 रोटी है, 2 सेब हैं, 2 पपीते हैं, और खाने वाला है आप 8 इंसान, ठीक है, या 12 इंसान। तो 12 के 12 कहेंगे हम तो 12 के 12 हम तो रोटी खाएंगे। तो क्या ऐसे चल सकता है? काम नहीं चल सकता। 12 को अपने आपस में सहूलियत बनानी पड़ेगी, अपने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार 4 जने रोटी खा लेते हैं, 4 जने सेब खा लेते हैं, 4 जने पपीता खा लेते हैं। यानी कि सबने अडेप्ट कर लिया, यानी कि एडजस्ट कर लिया। उसी प्रकार से वहां पर खाने की कमी थी, तो कुछ पक्षियों को कुछ पक्षियों ने पानी के हिसाब से अडेप्ट कर लिया, जो पानी के अंदर से खाना निकाल के खाते थे। कुछ पेड़ों का निकाल के खाते थे, कुछ कहीं पे ऐसे वुड पैकर टाइप के थे, पेड़ों के तने पे मार मार के खाते थे। तो ये क्या था, उसने देखा कि भाई एक ही जगह पर पक्षी जो है वो धीरे धीरे उनके अंदर विकास होता जा रहा है, यानी उद विकास हो रहा है, जिससे कि उन्होंने थ्योरी दी उद विकास की। ठीक है, सुखजीत सिंह, मनिंदर मैम की क्लास कब है? मनिंदर मैम की क्लास अभी भी चल रही थी, अब थोड़ी देर साइंस चलेगी, फिर वापस मनिंदर मैम की क्लास होगी। ठीक है, अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन लास्ट। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है ललिता? ललिता का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कन्वर्ट। दलीप भांबू जाट, चैनल नेम चेंज करो मैम, बढ़िया सा रख लो कोई। आई थिंक गूगल एग्जाम स्टडी, अब ये चैनल का नेम अच्छा है क्योंकि गूगल पे आपको सब कुछ मिलता है और एग्जाम स्टडी पे भी आपको कई सब्जेक्ट मिल रहे हैं, है ना, इसीलिए। चलिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है, तो क्या इस्तेमाल होता है? तो याद रखना है आपको, रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। एसी करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रत्यावर्ती धारा, जब कहीं पर वोल्टेज जो है, करंट जो है वो बदलता रहे, कभी ज्यादा करंट आ रहा है, कभी कम करंट आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी 10 एम्पियर, कभी 5 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, कभी 12 एम्पियर, इस तरीके से जब करंट जो है वो बदलता रहता है ना, उसे बोलते हैं एसी करंट। लेकिन मान लीजिए हमने बोल दिया 20 एम्पियर का करंट है, वो 20 ही चलेगा, वो होता है क्या? डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा। ठीक है, बैटरियों में कौन सा करंट होता है? तो बैटरी हमेशा एक जैसा ही करंट देती है ना, ऐसा तो नहीं है कभी बैटरी तेज करंट दे कभी कम करंट दे, तो बैटरियों में हमेशा डीसी होता है, यानी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, पिंकी फोगाट, मैम इतनी बुरी आदत बन गई है मैम, आपके बिना किसी को कुछ समझ में नहीं आता है मैम। तो पिंकी फोगाट, मेरे बिना समझना क्यों है? समझ में आ रहा है ना अब? तो मैं तो हूं ही आप लोगों के साथ, तो जब भी कोई डाउट हो तो मैं हूं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बुरी आदत क्यों है? ये तो अच्छी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंग रिलेटेड टू टेस्ट इन द सेम वे ईयर इज रिलेटेड टू। जिस तरह जीभ हमें स्वाद बताती है, कान हमें क्या बताते हैं बताओ? जीभ हमें स्वाद बताती है, कान हमें क्या बताते हैं बताओ? तो आप बोलोगे, जिस तरह जीभ स्वाद बताती है, ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, यानी श्रवण, सुनने के लिए कान है, तो स्वाद के लिए जीभ है। क्लियर है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 24, बताओ, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है, पार्सेक प्रेशर की इकाई होती है, किसकी? सॉरी, पार्सेक जो है, पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई होती है, इसकी दूरी की, डिस्टेंस की। ठीक है, जैसे लाइट ईयर होता है ना, प्रकाश वर्ष, उसी तरीके से पार्सेक भी। ठीक है मैम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? मतलब प्रैक्टिकल में बताना थोड़ा। ओके, बताएंगे। ठीक है, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हैं, अभी बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद बता देती हूँ। श्रेणी क्रम और
प्रैक्टिकल देखो क्या होता है, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, ये पूछ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम। देखो वैसे तो मैंने साइंस मैजिक जो मेरा चैनल है उसके ऊपर इसकी डिटेल में आपको स्टडी करवा रखी है, ठीक है, साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम जो हमारा साइंस का चैनल है, वहां पे आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर आप आइडिया ले लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो प्रतिरोध जानते हो क्या होता है, एक सर्किट जिसमें से आराम से करंट चल रहा था, ठीक है, एक सर्किट जिसमें से आराम से करंट चल रहा था, वहां पर हमने कुछ रुकावटें डाल दी। मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है, बीच की सड़क एकदम खाली थी, तो आप मजे में जाओगे, मजे में घूमते फिरते जाओगे, लेकिन उसी बीच में मैंने ट्रैफिक डाल दिया, बस यही तो है। एक तार थी जिसमें आराम से करंट चल रहा था, मैंने बीच में ट्रैफिक डाल दिया यानी कि रेजिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। तो देखो अब रेजिस्टेंस डालने के कई तरीके हो सकते हैं, ये बैटरी है, ठीक है, ये स्विच है, और ये मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ये था हमारा सर्किट, ठीक है, इसमें से आराम से करंट जा रहा था ऐसे, ठीक है, ये हमने बंद कर दिया तो करंट इसमें और बिजली का बल्ब चमक गया, आराम से हो रहा था ये काम। लेकिन हमें ना इतना आराम पसंद नहीं है, इतना आराम क्यों आया भाई, तो हमने क्या किया, इसमें रेजिस्टेंस डाल दिया ऐसे। अब रेजिस्टेंस डालने की एक तो ये तरीका होता है, हमने लाइन में रेजिस्टेंस डाल दिया, एक उसके साथ में एक और, उसके साथ में एक और, उसके साथ में एक और, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, लगातार लग गए। और अगर इसकी जगह मैं रेजिस्टेंस ऐसे डाल देती, ये हमारा क्या था, बैटरी, ये था हमारा बटन, ये था हमारा बल्ब, अब मुझे रेजिस्टेंस डालना है, मैंने ऐसे डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया, एक दूसरी तार लगा के उसके साथ एक और डाल दिया, एक और तार लगा के उसके साथ एक और डाल दिया, एक और तार लगा के उसके साथ एक और डाल दिया, ऐसे जब रेजिस्टेंस डलता है ना, मतलब एक के पैरेलल में दूसरा आए, उसे बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ समझ में आई ये बात, आप समझ में आ गई ये बात। दलीप भांबू ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो बताइए आपको समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब एक बात सुनो, अगर मैंने आपको बोला था, एक और मान लीजिए यहाँ पे एक और है, ठीक है, तो ये है 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 4 रेजिस्टेंस डाले लाइन में, और यहाँ पे मैंने 4 रेजिस्टेंस डाले एक दूसरे के पैरेलल, और आठों के आठों रेजिस्टेंस थे 2 ओम के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आठों के आठों रेजिस्टेंस थे 2 ओम के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, चारों के चारों 2 ओम के। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगते हैं ना, तो उनका टोटल निकलता है, देखो कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी आप बोलोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 8 ओम आ गया टोटल। लेकिन पैरेलल में बात अलग है, पैरेलल में बात अलग है। जनरल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं मैम, दलीप भांबू, जनरल लाइफ में ऐसा होता है, देखो जहां पर हम चाहते हैं ना कि सर्किट जो है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि सर्किट में से गर्मी ज्यादा निकले, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, और वैसे जनरल लाइफ में कोई एग्जांपल नहीं है, ज्यादातर मशीनों में ये काम देखा जाता है, ठीक है। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कैसे निकलेगा, तो इसका टोटल निकलता है, देखो 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, ठीक है, ये होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/2, ऐसे निकलेगा रेजिस्टेंस, ऐसे निकलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में निकलता है 1/R करके, और सीरीज में निकलता है टोटल को जोड़ के। बताओ समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ये थे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26, डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट के क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ क्या, डिटर्जेंट आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ, बताइए, देखते हैं कौन आंसर देगा।
जो घर में हम डिटर्जेंट यूज करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं, किसके? बताइए। ओके मैम, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन, वेलकम दलीप। बताओ, डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होते हैं सल्फोनिक एसिड। देखो आपको ये क्वेश्चन ना पता होने चाहिए, मैंने पहले करवाए हुए। सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो होते हैं Na2SO4 K2SO4, तो आपको क्या दिख रहा है? H2SO4 से आया हुआ सल्फेट ही तो दिख रहे हैं ना। तो सल्फोनिक एसिड के क्या होते हैं? डिटर्जेंट सोल्ट होते हैं। क्लियर है? डिटर्जेंट आर सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सबसे मतलब वो स्रोत क्या है जहां से हमें ऊर्जा मिलती है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है हमारा सूर्य, यानी हमारा सन जो है, हमारा सन जो है वो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ठीक है? अगर मान लीजिए पौधों में भी हम बात करें, पौधे खाना बनाते हैं, क्यों खाना बनाते हैं? क्योंकि उन्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। सूर्य की ऊर्जा की वजह से ही पौधे खाना बनाते हैं और फिर पौधे के खाने को हम खाते हैं। तो ओवरऑल हमें भी एनर्जी कौन दे रहा है? अल्टीमेटली तो सूरज ही दे रहा है ना, सूर्य ही दे रहा है ना। तो सूर्य जो है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, however graphite is a good conductor of electricity because it has, ये क्या बोल रहा है? देखो ज्यादातर अधातु, या मैं बोलूं सारे अधातु, ललिता राजपूत, हाँ जी क्या बोलना चाहते हैं आप? देखो सारे अधातु जो होते हैं वो बिजली के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? यानी कि अगर किसी और अधातु की बात करूं तो उससे बिजली पास नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में से होती है। ऐसा क्यों? तो आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट के पास, ग्रेफाइट के पास क्या होता है? ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट के पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट के पास, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है? बिजली का सुचालक है। ठीक है? ग्रेफाइट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है। देखो 6 कार्बन की ऐसे रिंग होती है। ठीक है? देखो ये एक मान लो एक लेयर है। ठीक है? ऐसे ही दूसरी लेयर होती है, ये मैंने दूसरी लेयर बना दी मान लीजिए। ठीक है? ऐसे नीचे तीसरी लेयर, लेयर लेयर होती है। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला ये एक कार्बन, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है? तो आप बोलोगे एक ऊपर है, एक इधर है 2 और एक इधर है 3, मतलब 3 से जुड़ा है। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है? अच्छा सन, ओके ठीक है। तो ठीक है ललिता, तो देखो 3 से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें घूम कर क्या देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन घूमकर बिजली का सुचालक हो जाता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक खास बंध होता है जिसे बोला जाता है वंडरवॉल बंध। ठीक है? वंडरवॉल बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट यानी नरम क्यों होता है, या स्लिपरी यानी बहुत ज्यादा चिकना क्यों होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? क्योंकि ग्रेफाइट के बीच में वंडरवॉल बंध होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, थायोकोल क्या है? थायोकोल क्या है? बताइए थायोकोल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, थायोकोल क्या होता है? बताओ जल्दी से। थायोकोल पॉलीमर के टाइम, बहुलक के टाइम आपको करवाया था। बताइए क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, थायोकोल जो होता है यह एक पॉलीमर है, यह एक बहुलक है। इसको थायोकोल रबड़ भी बोल देते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है, जैसे कि बर्तनों के हैंडल होते हैं, ये सब बनाने में, कंघे बनाने में काम आता है। ठीक है? तो थायोकोल क्या है? थायोकोल एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एसिडिक
और बेसिक। बताओ अगर वॉशिंग सोडा के का सॉल्यूशन बना लिया जाए तो वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा? बताइए। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा यानी आपने क्या लिया, वॉशिंग सोडा लिया, धोना सोडा लिया, ठीक है, और उसके अंदर पानी डाल दिया, मतलब उसको सॉल्यूशन बना लिया, तो बताओ वो एसिड होगा या बेसिक होगा? ईश्वर पन्नू, गुड आफ्टरनून। देखो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इसने बोला, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल दिलीप भांबू, बेसिक इज द राइट आंसर। आंसर बेसिक ही आएगा, लेकिन क्यों बताओ? देखो बहुत सीधी सी चीज है। वॉशिंग सोडा होता है स्टूडेंट्स Na2SO4, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। Na2SO4 तो सोडियम सल्फेट होता है। बेसिक वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, तो ये बन गया, मान लीजिए ये बन गया, ठीक है। ये है पानी में घुला हुआ वॉशिंग सोडा। अब देखिए जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा, पानी में घुलकर ये क्या देगा, ये देगा Na और ये देगा CO3, यही होगा Na और CO3। Na क्या करेगा, पानी के OH के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा NaOH, और CO3 क्या करेगा, पानी के हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बना देगा H2CO3, यानी बन क्या गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कह देते हैं, और बन गया कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक में होता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये तो होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि एक वीक एसिड है। अब बताओ एक स्ट्रॉन्ग बेस बैठा है और एक वीक एसिड बैठा है, दिखेगा कौन? ईश्वर पन्नू, गुड आफ्टरनून। बताओ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, दिखेगा कौन? तो आप कहोगे जो ताकतवर है वही तो दिखेगा, तो बेस दिखेगा, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, सॉल्यूशन क्षारीय हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि वो वॉशिंग सोडा जो होता है वो बनता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है? बताओ ये बात समझ में आ रही है सबको? बात ये सभी को समझ में आ रही है ये बात? बताए आगे बढ़े, ठीक है। देखो H2CO3 वीक एसिड होता है, तभी तो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में होता है ये एसिड। अब कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसा तो है नहीं ना, H2SO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो हमारे ड्रॉप भी हमारे ऊपर गिर जाए तो स्किन पूरी की पूरी जल सकती है, ठीक है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये बहुत वीक होता है, ठीक है। जैसे कि नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, वो भी वीक होता है। सेब में होता है मैलिक एसिड, वो भी वीक होता है। यानी ज्यादातर जो खाने की चीजों में एसिड होते हैं ना, ये वीक होते हैं, ठीक है। लेकिन NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। क्या बात भाई, स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? ओनली 8 हमारे पास लाइव दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है सारे थक चुके हैं पढ़ पढ़ के, है ना, सुबह 11:30 से लगे हुए हो, ठीक है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स थक चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। तो आप क्या बोलोगे, एनीमिया कब होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। या हम बोल सकते हैं लोहे की कमी से, लोहे की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है, ठीक है। लैक ऑफ आयरन बोल सकते हो, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन बोल सकते हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से ही मिलकर बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ह्यूमन बॉडी किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? मानव शरीर में वृक्क किस तंत्र का अंग है? तो बताओ वृक्क, किडनी किस तंत्र का अंग है? तो आप सभी जानते हो कि मानव शरीर में जो किडनी है, जो वृक्क है, वो क्या बनाती है? वो यूरिन बनाती है, यानी मूत्र बनाती है। तो वो किस अंग का सिस्टम, किस सिस्टम का हिस्सा हुए? तो आप बोलोगे यूरिनरी सिस्टम, यानी कि इसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? किडनी किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है।
मानव शरीर में किडनी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फेफड़े किस तंत्र का हिस्सा है? तो फेफड़े आप बोलोगे श्वसन तंत्र का हिस्सा है। हृदय, दिल किस तंत्र का हिस्सा है? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ब्रेन, मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। याद रहेगी इतनी बात? ठीक है, तो यूरिनरी हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब जैसे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करते रहो ताकि थोड़ा सा मजा आए। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड आर, मानव रक्त के कंपोनेंट घटक बताओ। तो मानव रक्त बना होता है स्टूडेंट किससे? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। मानव के रक्त में ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट मिलाकर होते हैं 45%। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, सबसे ज्यादा। ठीक है, आरबीसी सबसे ज्यादा, उसके बाद होते हैं प्लेटलेट और उसके बाद नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का, ये होती है लाखों में। ठीक है, आरबीसी होती है मिलियंस में। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स और कम, हजारों में, डब्ल्यूबीसी और कम, सॉरी, आरबीसी होती है मिलियंस में, प्लेटलेट होते हैं लाखों में और डब्ल्यूबीसी होती है हजारों में। तो सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी होता है। ठीक है, तो ब्लड का कंपोनेंट क्या है? ब्लड के कंपोनेंट है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और मैं बार बार ये चीज आपको बहुत बार बता चुकी हूँ क्या, कि आरबीसी का वैज्ञानिक नेम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नेम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का वैज्ञानिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करती हूँ। देखो, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे ना तो आप सोचोगे कि मैम ने ये बोली थी बात, सुनी सुनी लग रही है ना, अच्छे से याद नहीं रहेगी अगर पढ़ोगे नहीं तो। नॉइस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि का शोर किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि का जो शोर होता है वो कैसे, किसमें मापा जाता है? मैम कितने प्लेटलेट्स हो जाने से डेथ हो जाती है? ओके, तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, कितने प्लेटलेट हो जाने से डेथ हो जाती है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि कितने से हो जाती है। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का जमाना, ये जरूरत से कम हो जाते हैं तो बॉडी में पानी भरने लग जाता है, डेंगू में जैसा आजकल हो रहा है। तो वैसे खतरनाक है, मतलब अगर हम बोले ना कि किसी अभी जैसे डेंगू में चल रहा है, डेंगू में रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि बॉडी के प्लेटलेट 22,000 20,000 पहुंच जाते हैं, वो बहुत डेंजरस काम है। ठीक है, उससे कम अगर जाने लगेंगे ना तो इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो डेसिबल बिल्कुल सही आंसर दिया, राव साहब आ गए हैं भाई, वेलकम है राव साहब का, बड़ी लेट आए हैं। दलीप भांबू डेसिबल, ललिता डेसिबल, बिल्कुल सही। तो नॉइस ऑफ साउंड मेजर होती है डेसिबल में, किसमें होती है? डेसिबल में मेजर होती है नॉइस ऑफ साउंड। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ज्योति हर्ट्स बोल रही है, तो हर्ट्स जो होती है स्टूडेंट्स, हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ये, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू व्हाट सेल्सियस? तो आपको याद रखना है, देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। आम इंसान का, जो हेल्दी इंसान होगा ना, उसका बॉडी का तापमान होता है इतना। ठीक है, बिल्कुल सही, राव साहब ने आंसर दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कई कई जगहों पे 98.4 बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, सही आंसर यही जाएगा। ठीक है, सही है बिल्कुल बात। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर वाला थर्मामीटर होता है ना, वो फ़ारेनहाइट में ही हमें देता है कैलकुलेशन। ठीक है, जो 101 डिग्री बोल देते हैं ना, 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, बिल्कुल दलीप, 310 केल्विन, केल्विन में पूछोगे तो 310 केल्विन इसके बराबर ही। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, द पीएच ऑफ द जूस ऑफ लेमन विल बी इन द रेंज ऑफ, बताओ लेमन जूस का पीएच किस रेंज में होगा? यानी ये सीधा सीधा पूछ रहा है, लेमन जूस में क्या होता है? देखो, लेमन जूस, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, और जब आपको दिख गया है क्या है? अम्ल है, तो अम्ल की रेंज क्या होती है? अम्ल की रेंज होती है 0 से
5, बस आंसर आ गया। पीएच स्केल में क्या स्केल होता है? स्केल पूछा है राव साहब, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछेंगे ये लोग, तो आपको स्केल याद रखना है 0 से 7। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि इन्होंने ये थोड़ा बोला कि आपने 1 बूंद डाली, 2 बूंद डाली, नींबू खट्टा कितना था। ठीक है, नींबू बहुत ज्यादा खट्टा था तो सिट्रिक एसिड ज्यादा था, नींबू खट्टा था ही नहीं तो उसमें सिट्रिक एसिड कम था, तो वो चीज क्लियर नहीं हो सकती, इसीलिए आपको पीएच एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आपको 0 से 7 याद रखना है। ठीक है, कोई भी एसिड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। सुबह की क्लास में भी करवाया मैंने, ठीक है, जो सुबह क्लास ली थी उसमें भी करवाया है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग बताओ, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बताओ। बताइए, देखते हैं कौन आंसर देगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है कौन सा? बी से ही शुरू होता है, बिल्कुल, तो और भी आसान हो जाएगा। बेरी बेरी, राव साहब बिल्कुल करेक्ट। भाई राव साहब से तो मैं इंप्रेस हो चुकी हूँ, राव साहब जो है वो हमें ज्यादातर बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, ओके, दलीप भांबू जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बेरी बेरी। ललिता वेरी गुड, बेरी बेरी इज द राइट आंसर। तो बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी मेक आरबीसी। शरीर में कौन आरबीसी बनाता है? शरीर का कौन सा भाग? पिंकी फोगाट बिल्कुल करेक्ट, वेरी वेरी वाज द राइट आंसर। शरीर में लाल रक्त कोशिका कौन बनाता है? बताइए। शरीर में लाल रक्त कोशिका कहां पर बनती है? तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैंने सुबह की क्लास में करवाया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं करवाया था बट थ्योरी के टाइम में मैंने बता दिया था। देखो, आप लोग नोटिस करते हो कुछ चीजें कि हम हर क्लास में कुछ बातें पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास देख लो क्वेश्चन की, कुछ बातें रिपीट होती ही होती हैं। आप सोचते होगे यार मैम हर क्लास में यही बता के चली जाती है, पेपर में भी आपको यही देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये बता के जाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल पिंकी फोगाट, राव साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर, बोन मैरो। दलीप भांबू जी गलत हो गए यहाँ पर आप, अब मैं आपको प्लीहा भी क्लियर कर दूंगी। देखो, आरबीसी बनती कहां पे है? तो आपको याद रखना है बनती है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी बॉडी में अस्थि मज्जा होता ही नहीं, उनकी बॉडी में लीवर में बनती है। कहां बनती है? लीवर। लेकिन जो प्लीहा बोल रहे हैं ना, प्लीहा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ये आरबीसी यहां पर मरती है, आरबीसी मरती है यहाँ पे। और जहां पर लोग मरते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो प्लीहा होता है आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? प्लीन यानी प्लीहा है। ठीक है, बिल्कुल राव साहब बिल्कुल करेक्ट। तो दलीप जी प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल एम्ब्रियो में लीवर होता है, मीजोडर्म तक जाने की जरूरत नहीं है। तो एम्ब्रियो में लीवर होता है, मुझे लगता है राव साहब मेडिकल की स्टूडेंट है, तो एम्ब्रियो में लीवर होता है क्योंकि उनके बॉडी में बोन्स इतनी छोटी होती है कि उनमें अस्थि मज्जा ही नहीं होता। अब अस्थि मज्जा नहीं होगा तो कौन बनाएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट? तो बनाएगा कौन? यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where does the bile juice is formed in the body? शरीर में पित्तरस कहां बनता है? तो बताओ पित्तरस कहां बनता है शरीर में? दीपक वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। शरीर में पित्तरस कहां बनता है? बताइए जल्दी से, पित्तरस कहां बनता है पूछा है इन्होंने, यहां पर भी कंफ्यूजन आती है। तो आपको याद रखना है शरीर में पित्तरस बनता है। कोई बात नहीं दलीप, इसीलिए तो ये सेशन लगते हैं ताकि आप लोग रिवाइज करो और जो थोड़ा बहुत भूल गए ना वो आपके माइंड में याद आ जाए। ठीक है, बिल्कुल राव साहब ने आंसर दे दिया। तो शरीर में पित्तरस यानी बाइल जूस बनता है लीवर में यानी यकृत में। और स्टोर कहां पे होता है बताओ? स्टोर संग्रहित कहां होता है बताइए जरा, संग्रहित कहां होता है? किरण गुड मॉर्निंग। लीवर में पित्त बनता है। अच्छा राव साहब, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूं लेकिन आपकी क्लासेस रिपीट में देखी है। चलिए ठीक है, फिर राव साहब पेपर में साइंस आपकी पक्का बहुत बेहतर होगी। ठीक है, बस यूं ही बने रहिए। बताइए फिर स्टोर कहां होता है? बिल्कुल सही, गॉल ब्लैडर। अरे वाह यार,
अब तो मुझे सुन के भी अच्छा लग रहा है राव साहब का आंसर सुन के और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले मुझे अच्छा लगता था कि यार स्टूडेंट्स को नॉलेज है, बट अब मुझे लग रहा है कि यार क्लासेस देख के नॉलेज है, तो वेरी बैड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, गोल ब्लैडर। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होके अगर आपको बायोलॉजी आ गई ना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत ही बड़ी बात है। पित्ताशय, ठीक है, यानी कि देखो लीवर जो है वो बनाता है बाइल जूस और फिर पित्ताशय में स्टोर कर देता है। अब मुझे ये बताओ कि बाइल जूस का कार्य क्या है? बाइल जूस का कार्य क्या है? तो आपको याद रखना है बाइल जूस का कार्य होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का इमल्सीकरण करता है कौन? बाइल जूस, या इसी को बोलते हैं वसा का पायसीकरण। पायसीकरण करता है वसा का कौन? बाइल जूस। इसका क्या मतलब है? देखो बड़े 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 मॉलिक्यूल थे वसा के, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना करता है बाइल जूस। ठीक है, बताओ समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? चले अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? देखो एक बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज में जो करवा रही हूँ ना आज आपको साइंस की, ये क्वेश्चन सीरीज मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ अपने ही चैनल पे। ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने बोर्ड पे नहीं करवाई थी और आप लोगों के रिपीटेड मोशन पे मैसेज मैम ये वाली सीरीज हमें बोर्ड पे चाहिए, मैम ये वाली सीरीज हमें बोर्ड पे चाहिए, सिर्फ इस डिमांड के तहत मैं ये बोर्ड पे करवा रही हूँ। तो कृपया करके ये मैसेज मुझे बाद में ना भेजे कि मैम ये तो आपने करवा रखा था, ये आपने दोबारा करवा दिया, क्योंकि आपके कहने पे हो रहा है। ठीक है, जिसको देखना है वो पढ़े, जिसको उससे समझ में आ गया वो उससे समझे, जिसको उससे समझ में नहीं आया वो उससे इससे समझे, और जिसको दोनों से नहीं पढ़ना वो दोनों से ना पढ़े, और जिसको दोनों से पढ़ना है वो दोनों से पढ़े। ठीक है, तो ये चैनल पे अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखिए, RH फैक्टर इज नेम्ड ड्यू टू, RH फैक्टर का नाम किसके कारण दिया गया? तो बताइए RH फैक्टर का नाम किसके कारण दिया गया? RH, ये जो RH है ना स्टूडेंट्स, RH ये क्यों दिया गया? तो आपको याद रखना है कि ये RH है रिजर्व जाति का बंदर। ठीक है, पहली बार कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि भाई जो रिजर्व जाति के बंदर थे ना, उनके अंदर आम प्रतिजन के अलावा भी एक नया प्रतिजन मिला जिसे बोला डी एंटीजन। डी एंटीजन यानी डी प्रतिजन देखा गया, और उन्होंने बस उसी के आधार पर रख दिया कि जिस जिस इंसान में डी एंटीजन होगा वो तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस जिस में ये नहीं होगा वो RH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो RH फैक्टर का मतलब क्या है? RH फैक्टर का मतलब है रिवर्स। क्या मतलब है? रिवर्स। ठीक है, तो RH का मतलब सुनिए, देखो RH और रिवर्स मिलते जुलते शब्द भी हैं, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना?